इस समय हमारे व्याख्यान का विषय है भाषा वैविध्य। जो विविध भाषा रूप समाज में भाषा व्यवहार के समय उत्पन्न होते हैं, उनके अध्ययन के लिए यह संकल्पना सामने लाई गई है, जिसे हम भाषा वैविध्य या लैंग्वेज स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। आधुनिक भाषा व्यवहार में यह देखा गया है कि भाषा में कई स्तरों पर भाषा वैविध्य होता है। आधुनिक भाषा विज्ञान ये मानता है कि भाषा व्यवहार के लिए भाषा वैविध्य किसी भी जीवंत भाषा का एक स्वाभाविक प्रारूप है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई जीवंत भाषा है और हर मानव भाषा जीवंत होती है, तो उसके वैविध्य का आधार भाषिक व्यवहार होता है। जैसे जैसे भाषिक व्यवहार में परिवर्तन आता है, वैसे ही भाषा में भी विविधता आने लगती है। इसीलिए कई भाषाविदों ने भाषा वैविध्य को जीवंत भाषा की नियति स्वीकार किया है। भाषा वैविध्य के अंतर्गत एक ओर भाषा बोली का भेद आता है, जिसे आपकी इकाई में पृष्ठ 73-74 पर विवेचित किया गया है। अतः इस पर बहुत विस्तार से विचार न करके भाषा वैविध्य के अन्य घटकों पर हम यहाँ विचार करेंगे। वैसे भाषा बोली संपर्क हिंदी भाषा की क्षेत्रीय शैली को जन्म देता है। जब बोली और भाषा हिंदी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो अनेक क्षेत्रीय शैलियाँ जन्म लेती हैं। इसके कुछ उदाहरण आपकी इकाई में पृष्ठ 74 पर दिए गए हैं। यहाँ पर भोजपुरी क्षेत्र के कुछ उदाहरण क्षेत्रीय शैली की दृष्टि से देखे जा सकते हैं। भोजपुरी क्षेत्र में सिर को माथा बोला जाता है, डंडा को गोजी, आवास को डेरा, घिया को कदुआ आदि। या इसी प्रकार पियराना, लतियाना जैसी क्रियाएं, चौका बासन, गारी गोरा, बिनल बिनावल जैसे संयुक्त शब्द अथवा जरूरे, भगवाने जैसे संरचनागत प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि हिंदी की विभिन्न शैलियों का भाषा संसार और लोक मर्यादित प्रयोग से गहरा संबंध होता है। जब कोई क्षेत्रीय बोली हिंदी के साथ संयुक्त होती है, तो उसका या उस बोली का जो लोक पक्ष है, जो लोक वैशिष्ट्य है, वो हिंदी भाषा में अंतर्भुक्त हो जाता है, घुल मिल जाता है। इस प्रकार की शैली का प्रयोग लोक रंजित अभिव्यक्तियों को जन्म देता है, जिसे कई विद्वानों ने हिंदी की आंचलिक शैली भी कहा है। तो क्षेत्रीय शैली या बोली मिश्रित हिंदी की शैली हमें हिंदी के कथा साहित्य में भी दिखाई देती है। यदि हम नागार्जुन का साहित्य पढ़ें, त्रिलोचन की कविताएं पढ़ें या केदारनाथ सिंह की कविताओं का अध्ययन करें, तो हमें यह दिखाई देता है कि उसमें भाषा का यह वैविध्य अर्थात क्षेत्रीय शैली का सम्मिलन हमें निरंतर मिलता रहता है। हिंदी के संदर्भ में क्षेत्रीय शैली को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। क्षेत्रगत वैविध्य हिंदी की अपनी विशेषता है, क्योंकि हिंदी की एकाधिक बोलियां
हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रचलित हैं। ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, बुंदेलखंडी है, छत्तीसगढ़ी है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिंदी क्षेत्र का जो विस्तार है उसमें हिंदी की क्षेत्रीय शैली या उसका क्षेत्रीय वैविध्य हमें दिखाई देता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्रीय वैविध्य का प्रयोग साहित्य लेखन में भी बहुत प्रचुर मात्रा में किया जाता है। इसीलिए हिंदी में आंचलिक साहित्य की भी एक परिपाटी चली या एक उसका उपवर्ग बना, जिसमें हिंदी की इस विविधता को यानी क्षेत्रगत हिंदी की विविधता को सामने लाया गया। लेखकों ने इसका प्रयोग किया और बहुत ही विस्तृत स्तर पर किसी लोक को, किसी क्षेत्र की विशेषताओं को समझने में इस साहित्य ने हमारी बड़ी मदद की। जैसे रेणु का मैला आंचल और परती परिकथा, नागार्जुन का बाबा बटेश्वर नाथ और वरुण के बेटे, और इसी तरह केदारनाथ सिंह या त्रिलोचन की ढेर सारी कविताएं या केदारनाथ अग्रवाल की कुछ कविताएं। चूँकि भाषा प्रयोजन सिद्ध होती है, फंक्शनल होती है, इसलिए भाषा वैविध्य के विभिन्न स्तरों पर शैलियों के रूप में इसमें देखा जा सकता है। अर्थात विभिन्न प्रयोजनों के लिए भाषा के विविध रूप हमारे सामने आते हैं। भाषा के विविध प्रचलित रूप समाज में व्यावहारिक भाषा प्रयोग को संभव बनाते हैं। ये चर्चा का विषय होना चाहिए कि जब हम भाषा का व्यवहार करते हैं तो किसी न किसी प्रयोजन के लिए करते हैं, और उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए निश्चित रूप से हम भाषा को विविध रूपों में व्यवहार में लाते हैं और उसे विविध रूपी बनाते हैं, जिसे सस्यूर ने विषम रूपी कहा था, हेटेरोजेनस कहा था। इस प्रकार के विस्तृत भाषा वैविध्य की पहचान के लिए ही भाषाई कोश, वर्बल रिपोर्टॉयर और कोड मैट्रिक्स जैसी संकल्पनाएं सामने आई हैं, जिनकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। अर्थात किसी भाषा की भिन्न शैलियों या व्यावहारिक भाषा रूपों का समुच्चय व्यावहारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी हर भाषा भिन्न शैलियों को अपने में बांधे रहती है और उन शैलीय रूपों का प्रयोग वह अपने व्यावहारिक संदर्भों में करती है। ये सब मिलकर अर्थात इनका समुच्चय ही भाषा को प्रयोजन मूलक बनाता है, प्रयोजन सिद्ध बनाता है और हमारी अनेक सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारी मातृभाषा सफल और सक्षम हो पाती है। उदाहरण के लिए जिसे हम हिंदी भाषा समाज कहते हैं, हिंदी स्पीच कम्युनिटी कहते हैं, उसका भाषाई कोश 2 या 2 से अधिक बोलियों, क्षेत्रीय बोली या क्षेत्रीय स्तर की मिश्रित भाषा से निर्मित होता है। हिंदुस्तानी हिंदी की 2 आरोपित साहित्यिक शैलियों, उच्च हिंदी और उच्च उर्दू तथा उच्च शिक्षित वर्ग में अंग्रेजी से संक्रमित है। इस बात को और स्पष्ट कर लिया जाए कि हिंदुस्तानी मूलभूत भाषा रूप है, जिसे हम खड़ी बोली के नाम से भी अभिहित करते रहे हैं। खड़ी बोली के आधार पर ही उच्च हिंदी, हाई हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी या हाई उर्दू, अरबी फारसी निष्ठ उर्दू का विकास हुआ। इनमें अगर वैविध्य की दृष्टि से देखा जाए तो 3 शैलियाँ निर्मित हो जाती हैं।
उच्च हिंदी शैली, उच्च उर्दू शैली और हिंदुस्तानी शैली। इन तीनों शैलियों के सम्मिश्रण से भाषा का वैविध्य पैदा होता है। इसी तरह हिंदुस्तानी के साथ अंग्रेजी का भी मेल मिलाप होता है और ऐसा करने से अंग्रेजी मिश्रित हिंदी का भी एक रूप बन जाता है, जो अधिकतर शिक्षित या उच्च शिक्षित समूहों के बीच किया जाता है। हिंदी भाषा के वैविध्य को बहुआयामी बनाने में बोली, शैली और भाषा का यह संक्रमण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात भाषा वैविध्य में बोली या बोलियां, शैली, शैली भेद, चाहे वो मिश्रित हो या एक दूसरे पर आश्रित, तथा भाषा का संक्रमण परस्पर होता है और ये मिलजुल कर भाषा वैविध्य को जन्म देते हैं और यही भाषा वैविध्य पूरी की पूरी संप्रेषण प्रक्रिया को उस भाषा समुदाय के संदर्भ में पूरा करता है। इसके अलावा सामाजिक स्तर भेद के परिणाम स्वरूप भी भाषा भेद उत्पन्न होता है या भाषा वैविध्य उत्पन्न होता है। इसे हम सामाजिक दृष्टि से सामाजिक शैली कहते हैं और इनकी पहचान भी सामाजिक शैलियों के रूप में, सोशल स्टाइल के रूप में की गई है। इस भाषा भेद का आधार वक्ता श्रोता संबंध और संदर्भ होते हैं। तीन चीज़ें यहाँ महत्वपूर्ण बताई गई हैं। एक तो वक्ता स्पीकर, दूसरा श्रोता लिसनर और संदर्भ कॉन्टेक्स्ट उस बातचीत का, उस वार्तालाप का या उस संप्रेषण की श्रृंखला का। भाषा के सर्वनाम प्रयोग, संबोधन प्रयोग, नाते रिश्ते की शब्दावली आदि में हम इस भाषा वैविध्य को देख सकते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ हमें देख लेना चाहिए। सर्वनाम प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के भेदों को विशेष रूप से हमें देखना चाहिए। वैसे तो अनेक इसके उदाहरण मिल जाएंगे। एक उदाहरण तो तुम आप और यू का है, जहाँ अंग्रेजी में केवल यू का प्रयोग होता है और हिंदी में संदर्भानुसार तो तुम आप का। इसी प्रकार हिज और हर अंग्रेजी में जो प्रयोग है उसके लिए हिंदी में इसका, उसका और इनका, उनका का प्रयोग हमें मिलता है। तो यदि हमें वैविध्य की दृष्टि से देखना हो तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी में निकटता और दूरी के लिए भी शब्द हमें प्रयोग में मिलते हैं, जैसे इसका निकट का और उसका दूर का, इनका निकट का और उनका दूर का। और एक भेद इसमें और भी आ जाता है, इसका और उसका पद की दृष्टि से निम्न पद वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इनका और उनका का प्रयोग अपने से उच्च स्तर के लोगों के लिए किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें, दूरी और निकटता तथा आदर और आदर रहित प्रयोग हिंदी में मिलता है, जिसका कि पता हमें अंग्रेजी के हिज और हर के प्रयोग से नहीं चल पाता। तो इस दृष्टि से भी देखें तो हिंदी भाषा अधिक वैविध्यपूर्ण और संदर्भोचित है। यही लगभग स्थिति संबोधन प्रयोगों की भी है। हिंदी में संबोधन के अनेक रूप प्रचलित हैं। जैसे हम अपने से बड़ों के साथ जी का प्रयोग करते हैं, मोहन जी, गोपाल जी, साहब का प्रयोग करते हैं, सिंह साहब, मौलवी साहब, और
महिलाओं के साथ भी हम श्रीमती, सुश्री आदि का प्रयोग करते हैं। इससे सारे के सारे संदर्भ पता लगते हैं कि हम किसको आदर दे रहे हैं, किसको हम आदर नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा भी संबोधन की अनेक स्थितियां हैं। हम किसी को पहले नाम से बुलाते हैं, किसी को आखिरी नाम से बुलाते हैं, किसी को सिंह साहब कहते हैं, किसी को दिलीप जी कहते हैं। तो ये जो अंतर है संबोधन का, ये भी हमें भाषा वैविध्य की ओर ले जाता है। ऐसी ही स्थिति नाते रिश्ते की शब्दावली की भी है, जिसमें कि पीढ़ी के हिसाब से हम नाते रिश्ते के शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक पीढ़ी दादा दादी वाली है, जिनको आदर दिया जाता है, फिर माता पिता वाली है, इनको भी हम आदर देते हैं। फिर समान नाते रिश्ते हैं, भाई बहन, ये सब, जिसमें हम अगर सर्वनाम की बात करें तो तुम का प्रयोग इनके लिए करेंगे। और फिर निम्न स्तर पर अपने से छोटे आयु के लोगों के लिए जहाँ हम तू का भी प्रयोग कर सकते हैं, या हम उनका पहला नाम ले सकते हैं। इन नाते रिश्ते के शब्दों में सांस्कृतिक तत्व भी शामिल हैं। हमारे यहाँ जो संस्कार होते हैं उनमें हर रिश्ते की अपनी भूमिका होती है। पिता की अपनी भूमिका है, शादी विवाह के समय वो कन्यादान करता है। भाई की अपनी भूमिका है, बुआ की अपनी भूमिका है। अर्थात समाज केवल भाषा को ही नाते रिश्तों में नहीं बांधता, बल्कि उन नाते रिश्तों को अपने पारिवारिक संदर्भ में कुछ सांस्कृतिक भूमिकाएं भी प्रदान करता है। इसलिए नाते रिश्ते की शब्दावली का महत्व हमारे समाज में या हिंदी भाषा समाज में बहुत बढ़ जाता है। इन प्रयोगों में एक बात बहुत साफ होती है कि जब हम इन भाषा रूपों का प्रयोग करते हैं तो हमारे सामने सामाजिक संरचना या संगठना, जिसको हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत ही खुलकर हमारे सामने आ जाता है कि हमारा समाज कैसा है, हमारे समाज की सोच कैसी है, हमारे समाज का मनोविज्ञान कैसा है, और हमारा समाज विभिन्न नाते रिश्तों संबंधों को किस तरह भाषा में अभिव्यक्त करता है। और जब वो ऐसा करता है तो स्वभावतः उस भाषा में वैविध्य उत्पन्न हो जाता है, और उस वैविध्य को नियंत्रित करके साध के ही हमारा पूरा सामाजिक संप्रेषण व्यापार चलता है। अब हम थोड़ा सा परिचय हिंदी में भाषा वैविध्य के बारे में लेंगे। कुछ उदाहरण भी इसमें देखे जाएंगे जिससे कि बात बहुत स्पष्ट हो सके। अभी हमने कुछ शैली भेदों की या वैविध्य की बात की, हिंदी के संदर्भ में भी की। एक तो क्षेत्रीय शैली जो बोलियों से प्रभावित है, दूसरा सामाजिक शैली जो हमारे सामाजिक संबंधों पर आश्रित है, तीसरी साहित्यिक शैली जिसका हमने केवल संकेत दिया आंचलिक भाषा के संबंध में, लेकिन साहित्यिक शैली के तीन भेद हमें मूलतः दिखाई पड़ते हैं, जिसकी हमने चर्चा की। उच्च हिंदी, उच्च उर्दू और हिंदुस्तानी। उच्च हिंदी में भी हमें साहित्य मिलता है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का हम नाम ले सकते हैं। उनके उपन्यास या निबंध अधिकतर संस्कृतनिष्ठ हिंदी में लिखे गए हैं। हम उच्च उर्दू का नाम ले सकते हैं, जिनमें कि बहुत से लेखकों ने, जैसे कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, इन लोगों ने उच्च उर्दू में रचनाएं की, कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे। और फिर हिंदुस्तानी जो मिली जुली शैली है, जिसमें हिंदी भी मिली हुई है, सामान्य उर्दू भी मिली हुई है, और अन्य बोलियों के और अंग्रेज़ी के भी शब्द मिले हुए हैं।
इनमें प्रेमचंद को हम प्रमुखता से देखते हैं। प्रेमचंद की लेखन शैली वास्तव में हिंदुस्तानी शैली है और हिंदी का ढेरों साहित्य हिंदुस्तानी शैली में ही अर्थात मिली जुली भाषा में लिखा गया है। इसलिए हिंदी के साहित्य लेखन में भी हमें भाषा वैविध्य दिखाई देता है। इसके बाद पिजिन, जो कि आवश्यकतानुसार 2 भाषाओं 3 भाषाओं के मेल से जो भाषा रूप बनता है सहज संप्रेषण के लिए, जिसमें दोनों भाषाओं की जटिल स्थितियों को सरलीकृत किया जाता है और फिर उन्हें मिलाकर एक नया भाषा रूप जन्म लेता है या उसे निर्मित किया जाता है और उसी के माध्यम से दोनों भाषा समुदायों के सदस्य आपस में विचार विनिमय करते हैं, जैसे बम्बैया हिंदी, कलकतिया हिंदी, मद्रासी हिंदी, हैदराबादी हिंदी आदि। भाषा द्वैत की स्थिति अगली स्थिति है, जहाँ एक ही भाषा के 2 रूप एक साथ हमें समाज में प्रचलित दिखाई देते हैं। हमने इस संदर्भ में बंगला, तेलुगु, तमिल के उदाहरण लिए थे, जिनके 2 रूप प्रचलित दिखाई देते हैं। एक का प्रयोग साहित्यिक लेखन में और औपचारिक वार्तालाप में किया जाता है और दूसरे का सामान्य स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। ये स्थिति ऐसी है जिसे हम हिंदी से भी जोड़ के देख सकते हैं। हिंदी में इसे हमने ट्राइग्लोसिया कहा है। भाषा द्वैत की जगह हम इसे भाषा त्रैत कह सकते हैं। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी इसी प्रकार के भाषा त्रैत की स्थिति है। एक ही भाषा समाज में तीनों रूपों का प्रचलन रहता है और आवश्यकता अनुसार प्रयोक्ता इनमें से किसी एक का चयन करके इनका व्यवहार करता है। ये भी होता है कि इनमें से किसी किसी को इन तीनों का ज्ञान होता है, किसी को केवल 2 का और किसी को 1 का। ये भाषा समुदाय के स्तर भेद को भी द्योतित करता है कि किसके पास किन किन कोडों का संकलन है या किसमें वो दक्षता रखता है। अगली चीज़ इसमें प्रयुक्तियाँ हैं, रजिस्टर्स हैं, जो विषय के दृष्टि से अपना रूप लेती हैं। जैसे हम कार्यालय की हिंदी या बैंकिंग हिंदी या विज्ञापन की हिंदी कहें। विज्ञापन की हिंदी के बारे में आपकी इकाई में पृष्ठ 80 पर चर्चा की गई है कि विज्ञापन की भाषा अपनी अलग तरह की भाषा होती है। इसके साथ ही हम थोड़ा सा आपको केवल 3 स्थितियों में भाषा वैविध्य को स्पष्ट करेंगे हिंदी के उदाहरणों के साथ। एक तो नाम की बात हम करेंगे, नेमिंग जिसको कहा गया है कि हम नाम कैसे स्थिर करते हैं अपने परिवार में लोगों के। तो एक स्थिति तो है कि हम नाम के साथ पदनाम जोड़ते हैं, जैसे राम चाचा या कमला बहन या दिनेश मामा, ये नाते रिश्ते के संदर्भ में, या सरला की माँ, मोहन के बाबू, रीता की मौसी, ये संबोधन में भी इसको हम देख सकते हैं, या बड़े मामा, मझले मामा, छोटी मौसी, इनका भी संबोधन के रूप में भी प्रयोग होता है। और फिर पहला नाम जब रखा जाता है या लिया जाता है, मदन, नंदलाल, कमला, तो ये हमारे समान पद को द्योतित करता है। हम अपने से ऊपर के पद नामों के साथ पहले नाम का प्रयोग नहीं करते। कई नाम संक्षिप्त भी रखे जाते हैं, जैसे मदन का मद्दी, नंदलाल का नंदू या कमला का कमली। अब ये भी निर्भर करता है हमारी सामाजिक स्वीकार्यता पर। फिर कुछ पुकारने के नाम भी रखे जाते हैं, जैसे पप्पू, गुड्डू, बच्चन आदि। अब ये जो थोड़े से उदाहरण मैंने दिए, इसका ये तात्पर्य है कि समाज हर स्तर पर वैविध्य को महत्व देता है।
जैसे अभी हमने नाते रिश्ते के शब्दों के वैविध्य को देखा। यही स्थिति रंग शब्दों की भी है, कलर टर्म्स की, जहाँ की कलर टर्म्स में वैविध्य का कारण सांस्कृतिकता बनती है। जैसे एक ओर हम अरुण का प्रयोग करते हैं, दूसरी ओर लाल का, एक ओर हम सुर्ख का प्रयोग करते हैं, एक ओर हरित का, एक ओर हरा का प्रयोग करते हैं, एक ओर सब्ज का। तो ये जो शैली भेद है, ये हमें, या शैली वैविध्य है, ये हमें रंग शब्दों में भी मिलता है। जैसे हम काला से कालीमा बना लेते हैं, हरा से हरितिमा या हरियाली, या सुर्ख से सुरखरू, सुर्खी आदि। और फिर हम सिंदूरी, कजरारी, कत्थई, गुलाबी, गेरुआ आदि रंग भी बना लेते हैं, जो कि दूसरे किसी के उपदान पर बनते हैं। गेरू से गेरू रंग, उससे गेरुआ, केसरिया रंग केसर से। तो ये जो आरोपण होता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसी आधार पर हम बहुत से मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं। चेहरा पीला पड़ जाना, मुंह लाल हो जाना, रंग फीका पड़ जाना, मुंह काला होना, जी हरा होना। अर्थात रंग शब्दों के वैविध्य ही नहीं, उनके वैविध्यपूर्ण प्रयोग भी समाज में दिखाई देते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि भाषा वैविध्य हमारी संप्रेषण व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है।